यस, वेलकम बैक। विक्टोरियन एज में हमने बात की थी, सिलास मार्नर तक हम पढ़ लिए थे और स्टॉर्मी सिस्टरहुड के बारे में हमने बात की थी। 3 सिस्टर्स हमारी ये तीनों थी, शार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एन ब्रॉन्टी की तीनों नॉवेल्स थे हमारे। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस हार्डी एज ए नॉवेलिस्ट की। चूँकि हम हिस्ट्री इन ब्रीफ में बात कर रहे हैं तो हमें मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि हम हिस्ट्री के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं जो कम से कम याद होने चाहिए, हम उन पर डिस्कस करें। हम यहाँ पर बात करेंगे थॉमस हार्डी की। थॉमस हार्डी लास्ट ऑफ द विक्टोरियंस, और मैंने बताया था ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए पोएट, यस एज ए पोएट, एंड एंडेड हिज करियर एज ए पोएट। ये भी है, उसने शुरुआत भी एक पोएट की हैसियत से की थी, अपने करियर को ख़त्म किया पोएट की हैसियत से, जबकि वो हिट हुआ एज ए नॉवेलिस्ट। हम हार्डी को एज ए नॉवेलिस्ट बात कर रहे हैं, और हार्डी के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये बात याद करने की है कि ही इज़ कॉल्ड द रीजनल नॉवेलिस्ट। हार्डी को जिस तरह से R.K. नारायण का मालगुडी था, काल्पनिक संसार, काल्पनिक जगह, ऐसे ही हार्डी की भी एक काल्पनिक जगह थी और उसका नाम था वेसेक्स। यहाँ पर हम एक बात ध्यान ये भी रखेंगे कि हार्डी का वेसेक्स पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं था। इंग्लैंड का वो हिस्सा जो वेसेक्स स्टेट के रूप में जाना जाता है, हार्डी ने वेसेक्स के लोगों के बारे में, वेसेक्स जगह के बारे में, वेसेक्स के कल्चर के बारे में ही लोगों को अपने नॉवेल्स और अपनी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में लिखा। याद रखेंगे, वेसेक्स, WESSEX, एक्स है ये, सही कर लेना, वेसेक्स। ही वॉज ए पेसिमिस्ट बट ही वॉज समवट फैटलिस्ट, लेकिन याद रखेंगे कि वो थोड़ा सा फैटलिस्ट भी थे। यहाँ पर ये फैटल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फैटलिस्ट, भाग्यवादी, थोड़े से वो भाग्यवादी भी थे। बेहतरीन कैरेक्टर पेंटर अपने ज़माने के, ही वॉज ए पेंटर ऑफ रस्टिक कैरेक्टर्स। ग्रामीण कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने नॉवेल्स के अंदर लिखा है। चूँकि हम बात कर रहे थे हार्डी की एज ए नॉवेलिस्ट, तो ही वॉज ए पेसिमिस्ट। जहाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था कि गॉड इज इन हिज हेवन, हार्डी ने कहा गॉड इज नॉट इन हिज हेवन एंड ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। जबकि ब्राउनिंग ने कहा था गॉड इज इन हिज हेवन, भगवान हेवन में बैठा है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है, सब चीज स्मूथली चल रही है इस दुनिया के अंदर। लेकिन हार्डी ने ये बात थोड़ी सी चेंज करके, गॉड इज इन हिज हेवन को काट करके इसमें नॉट और लगा दिया, और यहाँ राइट की जगह यहाँ रॉन्ग कर दिया, यानी बिल्कुल उल्टा कर दिया। और ये बात उसने टेस ऑफ द अर्बर विलेज, एक नॉवेल है हार्डी का, टेस ऑफ द अर्बर विलेज, यू कैपिटल में आने इसका। इसमें एंजल क्लेयर एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर ये बात कहता है। आगे हार्डी कहते हैं कि इफ ए पर्सन हैज टू गो डाउन, अगर एक आदमी को नीचे गिरना है, एक आदमी को अगर गरीब होना है, तो ही शुड गो डाउन फाइटिंग इन ए ब्रेव एंड हीरोइक स्पिरिट। कितनी बढ़िया बात कही हार्डी ने। अगर एक आदमी को गिरना ही है, नीचे गिरना ही है, हारना ही है, तो फिर उसको हारना चाहिए फाइटिंग इन ए ब्रेव, खूब मेहनत से लड़के, खूब बहादुरी के साथ लड़के, एंड हीरोइक स्पिरिट, बहुत ही जोश के साथ, हीरो वाले अंदाज में उसको लड़ाई लड़नी चाहिए। और यहाँ पर मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एक नया नॉवेल, एक और नया टॉप नॉवेल
हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरविच, जिसके अंदर वो माइकल हेंशार्ड की बात करता है। और ये नॉवेल हमारा शुरू होता है बहुत खूबसूरत लाइन से, जब वो कहते हैं हैप्पीनेस इज बट एन एपिसोड, हैप्पीनेस इज नथिंग बट एन एपिसोड। इसका मतलब ये है खुशी कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा वक्तवा है, एक एपिसोड है, एक छोटी सी घड़ी है इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, जिंदगी के दर्द के ड्रामे में। इस दुनिया के अंदर दर्द का ड्रामा है, दुनिया एक ड्रामा चल रहा है और दुनिया के अंदर ये ड्रामा भी वो भी दर्द से भरा हुआ है। इस ड्रामा ऑफ पेन के अंदर खुशियाँ छोटे से एपिसोड के रूप में आती है। ये ओपनिंग लाइन है द मेयर ऑफ कास्टरविच की। क्वेश्चन आ जाता है, हु सेड हैप्पीनेस इज बट एन एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट की आखिर की लाइन है, जस्टिस वॉज डन, न्याय हो चुका है, द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पॉट विद टेस। टेस के साथ इमॉर्टल्स अमर लोगों का, इमॉर्टल्स अमर लोगों का यानी भगवान की तरफ इशारा है। प्रेसिडेंट्स अध्यक्ष, अमर लोगों के अध्यक्ष ने अपना स्पोर्ट, अपना खेल खत्म कर दिया है टेस के साथ। टेस जो एक ट्रेजिक कैरेक्टर है, लड़की कैरेक्टर है, ट्रेजिक कैरेक्टर है, उसके साथ। जस्टिस वाज डन, न्याय हो चुका है, प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पॉट। और यूं कहें कि जितने भी नासवान लोग मेरी इस धरती पर, जितने भी अमर लोग हैं, अमर यानी देवताओं के भी देवता, उसके प्रेसिडेंट्स यानी भगवान ने अपना खेल समाप्त कर दिया है टेस के साथ। ये क्लोजिंग लाइन है, टेस ऑफ द अर्बर विलेज, अर्बर केबल इसका नाम है, ये एक नॉवेल का नाम है। और ये नॉवेल टेस इज कंसिडर्ड टू बी ए प्योर वुमेन। टेस को प्योर वुमेन के रूप में जाना जाता है। हु इज कंसिडर्ड एज ए प्योर वुमेन इन द प्लेज ऑफ, इन द नॉवेल्स ऑफ हार्डी, तो इट वाज टेस। टेस को प्योर वुमेन के नाम से मशहूरी मिली है। हम बात करेंगे विक्टोरियन प्रोज के बारे में। विक्टोरियन प्रोज, विक्टोरियन एज के अंदर प्रोज थोड़ा सा हल्का रहा। बेसिकली नॉवेल और पोएट्री काफ़ी लिखी गई और उसमें भी नॉवेल बहुत ज़्यादा लिखा गया। ऐसे प्रोज हेड हम देख के बात करेंगे थॉमस कार्लिले की। मैं इसको कार्लिले पढ़ता हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग कार्लाइल पढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो कार्लिले ही है ये। सार्टर रिसार्टस, इन्होंने प्रोज वर्क लिखा। सार्टर रिसार्टस टॉप इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, सार्टर रिसार्टस। जॉन रस्किन दूसरा बड़ा नाम प्रोज राइटर में विक्टोरियन एज में आता है, जॉन रस्किन। और रस्किन ने लिखा था अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, सिंगल कॉमेंट है ना इसको, अनटू द लास्ट। अनटू ओल्ड इंग्लिश यूज है फॉर के लिए, फॉर, अनटू आता है फॉर। अनटू द लास्ट वाज एन अटैक ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर के खिलाफ ये एक अटैक था। और बड़ा नाम टीबी मैकॉले, ये वही टीबी मैकॉले जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा काम किया है हिंदुस्तान के अंदर। टीबी मैकॉले, ही रोट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंपॉर्टेंट बात, एच कैपिटल बनाएंगे इसका, ही रोट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ऑफ का ओ कैपिटल बनाएंगे और सिंगल कॉमा इसको लिख देंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन 5 वॉल्यूम्स, 5 वॉल्यूम्स के अंदर इन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखा था, टीबी मैकॉले। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करेंगे। जब 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज लिखा, तो एक बहुत ही उथल पुथल उन्होंने
इंग्लैंड के सोसाइटी के अंदर पैदा कर दी। वजह उसकी थी कि उन्होंने लाइफ लॉन्ग पुराना जो बिलीफ था क्रिश्चियनिटी के अंदर लोगों का, उस बिलीफ के अंदर एक अटैक, उस बिलीफ के अंदर एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश की। उस बिलीफ को चैलेंज करने का प्रयास किया और लोग सेप्टिक हो गए, यानी भगवान के अस्तित्व में लोग संदेह करने लगे। I'm sorry, बाहर दिवाली है तो इसलिए हम थोड़ा सा पटाखों की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। लोग डाउटफुल रहने लगे भगवान के अस्तित्व में, और लोग एक नई जो नौजवान तबका था ये विक्टोरियन एज का, 1800 के दशक के बाद का, वो धर्म से अपना किनारा करने लगा। तो ऑक्सफोर्ड के अंदर बड़े बड़े चर्च के पादरी मिलते हैं और वो चिंतन करते हैं, फिक्र करते हैं अपनी कौम को सही रास्ते पर लाने की। उन्होंने जो चर्च की कहानियाँ, चर्च की टीचिंग, जो बाइबल की टीचिंग्स थी, उन टीचिंग्स के बारे में छोटे छोटे पंपलेट छपवाए, अखबारों में छपवाए, पेपर छपवाए, छोटे छोटे ट्रैक्ट्स छपवाए और उन पर्चों को पूरे लंदन शहर में, पूरे इंग्लैंड में बांटने का प्रयास किया, बांटने की कोशिश की। मकसद उनका था कि नौजवान लोग जो समाज धर्म से पूर्ण रूप से हट गया है, कट गया है, उसको वापस चर्च के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, उनके धर्म के बारे में बताना। ये एक आंदोलन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नाम से जाना गया। OX है ये, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। और इस मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा गया। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट यानी ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट वो पेपर्स थे जिन पेपर्स पर बाइबल की टीचिंग्स को लिखा गया था। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहलाई। इस मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से राइटर ट्रैक्टेरियन मूवमेंट से जुड़े थे, कौन कौन थे मेन एक्सपोनेंट ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के, या ये कब आई थी, या ये किस प्रकार की मूवमेंट थी। पढ़ लेंगे हम इसको। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज द रिलीजियस मूवमेंट। ये एक रिलीजियस मूवमेंट। क्वेश्चन बनेगा किस टाइप की मूवमेंट थी ये, तो इट वाज ए रिलीजियस मूवमेंट। इट वाज अ चर्च मूवमेंट। ये कहाँ की मूवमेंट थी, ये चर्च की मूवमेंट थी। द जर्म ऑफ दिस मूवमेंट वर टू बी फाउंड इन 1822 इन वर्ड्सवर्थ इक्लीसियास्टिकल स्केचेस। वर्ड्सवर्थ ने 1822 में इक्लीसियास्टिकल स्केचेस लिखे थे। इक्लीसियास्टिकल धार्मिक, रिलीजियस कुछ पेपर्स लिखे थे, कुछ वर्क्स लिखे थे। और बताया जाता है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो जर्म थे, जो कीटाणु थे, वो इक्लीसियास्टिकल स्केचेस के साथ ही थे। वहीं से इनके दिमाग में आइडिया आया। The main aim of this movement was to restore dignity of old English church. Yes, ये important है। Main aim इस मूवमेंट का जो मेन एम था वो to restore the dignity of old English church. इंग्लिश चर्च की पुरानी मर्यादा को वापस लाना था, विच इट हैड लॉस्ट, जिसको ये खो चुका था सिंस द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से ही। दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, यानी जो मेन चर्च के पादरी थे, हम बात करेंगे अभी नीचे कौन कौन थे वो लोग, उन्होंने प्रयास किया
to recover the rituals and arts of medieval church, and this movement favored the mystery and miracles of Christian religion. क्रिश्चियन रिलीजन के जो मिस्ट्री रहस्य थे, जो मिरेकल्स, जो चमत्कार थे, यानी वो काम जो काम कभी मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस ने 14th सेंचुरी में किया था, यानी जो चीज़ें बाइबल के द्वारा संतों ने, जो सेंट्स ईसाई धर्म के होते हैं, उन्होंने नए नए काम, नए नए चमत्कार जो कभी किए थे, उन चमत्कारों के बारे में पुनः पेपर छपवाए, पम्पलेट छपवाए और उनको सर्कुलेट कराया। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इम्पोर्टेंट बात है, ये मूवमेंट शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 1833 से 1845। 1833 से 1845 में ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट आई। द ट्रैक्टेरियंस वर ऑल्सो रेफर्ड टू एज न्यू मैन। अच्छा, इस मूवमेंट के अंदर दो तरह के पादरी थे और दोनों तरह के पादरी हमारे दो अलग अलग नाम से उनको जाना गया। और जो इस मूवमेंट को फॉलो करने वाले थे, जो ट्रैक्टेरियंस वर रेफर टू एज न्यूमैनिटीज, ये पूरा नाम है क्योंकि हेनरी कैबल न्यूमैन थे। देखिए दो नाम थे, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। न्यूमैन, NEMAN, एक ही वर्ड है ये, न्यूमैन। हेनरी कैबल न्यूमैन, सॉरी जॉन कैबल न्यूमैन थे वो, ये है नाम, देखिए जॉन कैबल, दोनों अलग अलग नाम, सॉरी। हेनरी न्यूमैन ये नाम है, सॉरी ये हेनरी न्यूमैन, एन कैपिटल बनाएंगे इसका, और एडवर्ड बावरे पूसे, एडवर्ड बावरे पूसे, PUSEY, PUSE। तो ये दो लोग थे। इन दोनों लोगों के जो भी सपोर्टर्स थे, जो न्यूमैन के सपोर्टर्स थे, उनको न्यूमैनिटीज कहा गया। जो एडवर्ड बावरी प्यूसे के सपोर्टर थे, उनको प्यूसिटीज कहा गया। देखिए, यानी ट्रैक्टेरियंस, ये जो ट्रैक्टेरियंस थे, यानी जो रिलीजियस पीपल थे जिन्होंने न्यूमैन को सपोर्ट किया। न्यूमैन, मैंने बताया ये 1833 से 45 तक ये मूवमेंट चली, यानी जो 1845 के पहले वाले न्यूमैन के सपोर्टर्स थे, उनको न्यूमैनिटीज कहा गया। न्यूमैनिटीज, NEWMANTIES, इस पे खत्म कर लीजिए, TIES, न्यूमैनिटीज कहा गया बिफोर 1845, एंड प्यूसिटीज आफ्टर द नेम ऑफ द टू ट्रैक्टेरियंस, जॉर्ज हेनरी न्यूमैन एंड एडवर्ड बावरे पूसे। होप यू अंडरस्टैंड। यानी फिर से समझ लीजिए, जितने भी ये ट्रैक्टेरियंस यानी फॉलोवर्स थे, रिलीजियस फॉलोवर्स थे, जिन लोगों ने हेनरी न्यूमैन को फॉलो किया, वो कहलाए न्यूमैनिटीज। जिन लोगों ने एडवर्ड बावरे पूसे को सपोर्ट किया, फॉलो किया, वो कहलाए प्यूसिटीज। इन दोनों के नाम के पीछे The other Tractarians in this movement were, जो दूसरे और ट्रैक्टेरियंस थे, जो रिलीजियस पीपल, चर्च के पादरी थे, वो दूसरे थे, उनका नाम था जॉन कैबल और WJ वार्ड और RW चर्च और रिचर्ड फॉर्ड और चार्ल्स मैरियट। यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई से 3 नाम दे दिए जाएंगे और चौथा नाम कोई और दे दिया जाएगा,
और मालूम किया जाएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। जैसे याद कर लेंगे हम, मेन है हेनरी न्यूमैन, एडवर्ड बावरे प्यूसे, और उसके बाद याद करेंगे जॉन कैबल, इंपॉर्टेंट नाम है। और जॉन कैबल के बाद कम से कम आप चार्ल्स मैरियट याद कर लेना, रिचर्ड फोर्ड याद कर लेना। 4 अगर याद कर लेंगे तो चारों में से मैं मानता हूँ 3 आपको मिल ही जाएंगे, बाकी बचा W.J. वार्ड और R.W. चर्च। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं, याद जरूर कर लेना। लेकिन यूँ थी हमारी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। उसके बाद एवांगार्ड मूवमेंट में एक और नया नाम आता है ट्रांसेंडेंटलिज्म, TRANSCENDENTALISM, बिल्कुल सही। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब होता है कण कण में भगवान, कण कण में भगवान। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब होता है ऐसा विश्वास, ऐसा इज्म, ऐसा वाद जिसमें ये बताया जाए कि कण कण में भगवान वास करता है, हर चीज के अंदर भगवान है। इसके साथ एक और वर्ड आप याद करते चले, पैंथीज्म। पैन का मतलब होता है ऑल, पैन जिस भी शब्द में जुड़ जाएगा उसका मतलब होता है ऑल। जैसे पैनेसिया, एक ऐसी दवाई जो सभी के लिए रामबाण हो, पैनेसिया। पैंथीज्म और THEI, थियो जहां भी जुड़ जाएगा उसका मतलब होता है भगवान, भगवान। पैन का मतलब ऑल। पैंथीज्म एक ऐसा इज्म होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ऑल इज गॉड, ऑल इज गॉड, यानी हर चीज भगवान है। पेन भगवान है, लैपटॉप भगवान है, हर चीज भगवान है, भगवान ही भगवान है। पैंथीज्म, पेड़ भगवान है, नदी भगवान है, नाला भगवान है, सूरज भगवान है, हर चीज भगवान है। पैंथीज्म, हर चीज भगवान। ट्रांसेंडेंटलिज्म जबकि हर चीज के अंदर भगवान वास करता है। ये ट्रांसेंडेंटलिज्म ये एक ऐसी मूवमेंट है जो अमेरिका के अंदर डेवलप हुई थी। लिटरेरी मूवमेंट इन अमेरिका फ्लोरिश्ड इन 1820 to 1830, gave emphasis on the importance of individuality। इसने एम्फेसिस दिया इंडिविजुअलिटी पर, व्यक्तिवाद पर, व्यक्तिगत व्यक्तियों पर, मेन पर्सन पर। The main teaching of this movement was that intuition was a safer guide than dogma। इसमें खास बात ये थी कि इंट्यूशन, अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा आपका सबसे सेफ गाइड है, सबसे अच्छा आपका पथ प्रदर्शक करने वाला है बामुकाबले डॉगमा के। डॉगमा का मतलब होता है जो पुराने ख्याल, धर्म से संबंधित जो पुराने विश्वास हैं, यानी धर्म की टीचिंग से बेहतर है आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है उसको मानना। ये है ट्रांसेंडेंटलिज्म। राल्फ वाल्डो इमर्सन ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट के एक्सपोनेंट थे, प्रवर्तक थे, शुरुआत करने वाले थे। राल्फ वाल्डो इमर्सन, यानी ट्रांसेंडेंटलिज्म का नाम आता है राल्फ वाल्डो इमर्सन, और दूसरा बड़ा नाम आता है थोरो। इस एज के अंदर, अब देखिए हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे हम मॉडर्न एज की तरफ जा रहे हैं, और एवांगार्ड मूवमेंट भी चली थी, यानी इनोवेटर्स
इन लैंग्वेज लिटरेचर वगैरह की मूवमेंट चली थी, और उन धीरे धीरे विक्टोरियन सोसाइटी से लोग ज़िंदगी की जो हकीकत है उससे रूबरू हो रहे थे, क्योंकि 2 युद्ध हो चुके थे। अब वो जो बोर का युद्ध था, बोर वार, BOER, बोर का युद्ध चल रहा था, और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में भी थे। उनको मालूम हो गया था कि हम इतने अमीर कौम और उसके बावजूद भी इतने बुरी तरीके से हमारे साथ युद्ध में हो रहा है, हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। जो विक्टोरियन इंग्लैंड दम्भ भरता था सारी दुनिया में ताकतवर होने का, अब आम आदमियों की नज़र में आ गया था कि उसकी हकीकत क्या है। इस एज के जो लोग थे अब रियल इंग्लैंड के बारे में सोचने लगे थे, और ये काम बहुत हद तक बहुत सारे राइटर्स जो रियलिज्म से, वे राइटर्स जो रियलिज्म यथार्थवाद से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस काम को बखूबी भी किया। हम बात करेंगे डार्क रोमांटिसिज्म की। डार्क रोमांटिसिज्म जो वैसे आया, वो ये रेफर करता है 19th सेंचुरी का अमेरिकन रोमांटिसिज्म का। रोमांटिसिज्म इंग्लैंड में भी आया था 1798 में आया था, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी के अमेरिकन रोमांटिसिज्म की, जिसको हम डार्क रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं। इसके साथ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, नेचुरलिज्म। अभी यहीं पर नेचुरलिज्म का मतलब है वास्तविकता जैसा है वैसा ही दिखाना। द टर्म यूज्ड बाय एमिली जोला, स्पेस कर लेना, एमिली और जोला अलग है। एमिली जोला का नाम आता है एंड अदर फ्रेंच राइटर्स। एमिली जोला जो कि फ्रेंच राइटर थी, पोइटस थी, नॉवेलिस्ट थी, एमिली जोला। एमिली जोला को हम जिस तरह से इंडियन लिटरेचर के अंदर हम कमला दास का नाम लेते हैं, कमला दास, फ्रेंच की कमला दास हम इनको कह सकते हैं, एमिली जोला। इन्होंने जिंदगी की हकीकत को जैसा दिखता था वैसे ही दिखा दिया, बिल्कुल भी शर्म ना की किसी भी ऐसी चीज़ को बताने से जिस चीज़ को पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता। यानी रियलिज्म की पराकाष्ठा को हम नेचुरलिज्म कह सकते हैं। द टर्म यूज्ड बाय एमिली जोला एंड अदर फ्रेंच राइटर्स, इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म। देखिए, इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म, ये यथार्थवाद की एक चरम सीमा पराकाष्ठा है। और बाल्ज़ाक एंड फ्लॉबर्ट, बाल्ज़ाक और फ्लॉबर्ट ये फ्रेंच राइटर्स थे। इस क्रम में इस नेचुरलिज्म से जुड़ा हुआ जो 2 बड़े नाम आते हैं, बाल्ज़ाक और फ्लॉबर्ट। देखिए, अब हम मॉडर्न एज की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम धीरे धीरे रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। अभी ज़मीन तैयार हो रही है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, 1914 की तरफ हम जा रहे हैं। और उसके बाद जो भयानक रिजल्ट वॉर के हुए, तो अब लिटरेचर हमारा डिवाइड होगा 2 हिस्सों में, लिटरेचर बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, लिटरेचर आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। उसके बाद यानी वॉर पीरियड के बाद का लिटरेचर, वॉर के पहले का लिटरेचर, वॉर के और दोनों वॉर के बाद का, 3 रूपों में हम लिटरेचर को पढ़ेंगे। मॉडर्न एज की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रियलिज्म की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे
पाइनियर ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा। मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामे के पाइनियर्स कौन कौन हैं, अग्रदूत कौन कौन हम बात करें उनकी। द राइज ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश ड्रामे के अंदर, इंग्लिश ड्रामे में मॉडर्निज्म पैदा होता है, कुछ नया करके दिखाएं। यानी वो एवांगार्ड मूवमेंट जिनको हम विक्टोरियन एज में शुरू में हमने पढ़ा था, अब वो धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ पहुंच रही हैं। ड्यूरिंग दिस एज, इस एज के दौरान ड्रामा ऑफ आइडिया एंड प्रॉब्लम प्लेज वर रिटन। ड्रामा ऑफ आइडिया, इस एज के दौरान ड्रामा ऑफ आइडिया लिखे गए। यानी जो ड्रामे इस वक्त लिखे गए उन ड्रामे को ड्रामा ऑफ आइडिया कहा गया या कहा गया प्रॉब्लम प्ले। यानी ये वो प्ले थे जो समाज के अंदर फैली बुराइयों पर, समाज के अंदर फैली प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखे गए थे। ये वो नाटक थे जो नाटक एक विचार को दिमाग में रखते हुए, वो विचार यथार्थवाद का विचार था, रियलिज्म का विचार था, रियल सोसाइटी से जुड़े हुए दिक्कतें परेशानियों से संबंधित, कहानियों से संबंधित ये ड्रामे लिखे गए। हालांकि ये ड्रामे भी क्लोजेट ड्रामे की क्लास में ज़्यादातर रखे गए, लेकिन इन ड्रामे का मकसद समाज के अंदर की दिक्कतों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को पब्लिक के सामने लाना था। कुछ राइटर्स ऐसे हुए जिन्होंने कोशिश की कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाए, और कुछ राइटर्स इनमें ऐसे थे जो ये चाहते थे कि समाज खुद डिसाइड करे कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या हैं। दोनों प्रकार के जो ड्रामे इस एज में लिखे गए, वो लिखे गए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेनरिक इब्सन। नॉर्वे के हेनरिक इब्सन, ये नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट थे। हेनरिक इब्सन, मॉडर्न ड्रामा सबसे ज़्यादा जो ऋणी है वो इस नाम का है, तो नाम है हेनरिक इब्सन, जो कि नॉर्वे के थे, ड्रामाटिस्ट ऑफ नॉर्वे। तो नॉर्वे के ड्रामाटिस्ट ने सबसे पहली बार, हेनरिक इब्सन ने सबसे पहली बार प्रॉब्लम प्ले लिखा, और इसमें भी जितने भी इंग्लिश के नाटककार हैं उनमें सबसे बड़े दो नाम हम बात करेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ और जॉन गाल्सवर्दी। जीबी शॉ और जॉन गाल्सवर्दी, दो बड़े नाम, मॉडर्न एज के दो बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट जो इन्फ्लुएंस थे हेनरिक इब्सन से। यूँ तो सबसे पहला इंग्लिश का जो प्रॉब्लम प्ले है वो लिखा गया, उसका नाम था कास्ट, CAST। TGT में ये पूछा गया क्वेश्चन है, कास्ट नाम था, और उसको लिखा था TW रॉबर्टसन ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट प्रॉब्लम प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर एवर रिटन, कास्ट, TW रॉबर्टसन ने इसको लिखा था। TW रॉबर्टसन ने इस प्ले के अंदर ट्राइड टू राइट रियलिस्टिक कॉमेडी। TW रॉबर्टसन ने कोशिश की थी रियलिस्टिक कॉमेडी लिखने की ऑन एरिस्टोक्रेटिक क्लास, समाज के कुलीन तबके के ऊपर, एंड इज स्नॉबरी इन हिज प्लेज, और अपने नाटकों में उन्होंने कोशिश की समाज के कुलीन क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास की स्नॉबरी, घमंड, दिखावा, घमंड का दिखावा। लाइक आवर्स, ये देखेंगे इसमें जो नाम है हमारा द कास्ट का है, कास्ट, यहाँ देखेंगे डेविड गैरिक, इसके अंदर क्या है, डेविड गैरिक
MP, the other name in the field of writing drama was Henry Arthur Jones. डेविड गैरिक की कहानी है जो कि MP है। दूसरे इस फील्ड में जो दूसरा नाम है, जो बड़ा नाम है, वो है हेनरी आर्थर जोन्स। हेनरी आर्थर जोन्स और T.W. रॉबर्टसन, दे वर द पायनियर्स ऑफ राइटिंग प्रॉब्लम प्लेस। दे वर द पायनियर्स ऑफ राइटिंग प्रॉब्लम प्लेस। और इस क्रम में हेनरी आर्थर जोन्स का जो पहला प्ले था, फर्स्ट प्ले था, उसका नाम था सिल्वर किंग, और ये एक मेलोड्रामा था। सिल्वर किंग, सिल्वर बॉक्स जॉन गाल्सवर्दी का ड्रामा है। सिल्वर किंग, ये हम बात करें सिल्वर किंग की, ये एक मेलोड्रामा यानी एक हैरत अंगेज कारनामों का एक ड्रामा है। हॉरर इसके अंदर दिखाया जाता है। यहाँ तक हमारी विक्टोरियन एज समाप्त होती है और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न एज के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आप याद रखेंगे हमारी एक बुक माइलस्टोन टू सक्सेस, ए माइलस्टोन टू सक्सेस। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं, लेकिन ये केवल प्रैक्टिस सेट्स नहीं है, इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने दी है। TGT का एक कंप्लीट पैकेज है, UP TGT इंग्लिश के लिए कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा आपको किसी और बुक को पढ़ने की मैं उम्मीद करता हूँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा वायदा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया।